Hello students, welcome on day 8. Today's topic is very light topic. Polymers, biomolecules and chemistry in everyday life. तीनों चैप्टर का मैंने एक कंबाइंड वीडियो बनाने का करा है आज, और उसमें जितने भी क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, देखिए बच्चों ये बहुत सॉफ्ट टॉपिक है, इनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन इनमें जो आते हैं बहुत सॉफ्ट टारगेट होते हैं, उनको जस्ट स्टिक करना पड़ता है, कोई टाइम टेकिंग नहीं होते हैं। आते हैं तो आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो मार्क्स चले जाएंगे। तो इसमें जो डेटा मैंने आपके लिए कलेक्ट किए, सारा जो कंटेंट बनाया आपके लिए, उसको बस बहुत प्रॉपरली आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो आज अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलीमर से, देन बायोमोलिक्यूल्स एंड फाइनली केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिनमें बस डायरेक्ट जो चीजें आती है एग्जाम में उनको मैंने समराइज कर दिया है। चेक करते हैं। पॉलीमर्स मोनोमर्स होते हैं जो पॉलीमर्स बनाते हैं। जैसे एग्जांपल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH, और इसके नीचे मान लो Cl लगा हुआ है, एन मॉलिक्यूल, बॉन्ड सिंगल हो जाता है और दोनों तरफ से वैलेंसी फ्री है तो अटैच हो जाती है। ऐसे CH2 CHCl, CH2 CHCl, CH2 CHCl, ये बहुत सारे मोनोमर्स होते हैं जो पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो पॉलीमर बनता है उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसका जो एग्जैक्टली मल्टीपल में होता है इसके, ठीक है ना। कब? जब एडिशन प्रोडक्ट होंगे। तो एक एग्जांपल ऐसा है जिसमें इसका नाम था विनाइल क्लोराइड, तो इससे जो बन गया वो क्या बन गया? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये पीवीसी पाइप के जो पाइप वगैरह आते हैं उनका फॉर्मूला है। इस तरह से मैंने मोनोमर्स की पूरी लिस्ट बना दी है आपको, क्योंकि उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलीमर्स में कौन सा मोनोमर है, यही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें से बस ये याद करना, 20 के आसपास पॉलीमर्स हैं, उनमें से आप याद कर लेंगे कौन कौन से मोनोमर उनमें होते हैं और कैसे फॉर्म होते हैं, कौन सा क्लासिफिकेशन कैसा है, तो फिर हो जाएगा काम। तो 10 मिनट का काम है बस ये। तो आप देखिए ये मोनोमर की जो लिस्ट है, पूरा आप ढंग से देखिए, मैं थोड़ा अलग हो जाता हूं। फर्स्ट लिया मैंने पॉलीथीन, इथीन से बन गया पॉलीथीन। पॉलीप्रोपिलीन, ये प्रोपीन हो गया तो पॉलीप्रोपीन हो गया। पॉलीस्टाइरीन, तो स्टाइरीन होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर विनाइल जुड़ा होता है CH2, तो ये क्या हो गया? पॉलीस्टाइरीन हो गया। ये क्या है? पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, इसको PAN या ऑर्लोन भी बोलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बस यहां पर विनाइल की जगह क्या हो जाएगा? CN। पीवीसी में Cl था, इसमें CN आ गया, इसमें CH2 है। इस तरह से चेंज हो रहे हैं थोड़े थोड़े, बाकी सभी एक जैसे पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर है बेसिकली, जिसमें मोनोमर कंप्लीटली किसमें बदल रहा है? पॉलीमर में। आप नेक्स्ट कैटेगरी देखिए। इसी तरह इसी कैटेगरी का एक एग्जांपल और है टेफ्लॉन, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। टेफ्लॉन जो घरों में नॉन स्टिक कुकवेयर वगैरह बनाने में काम आता है ना, ये देखिए टेट्राफ्लोरोइथीन। बस जैसे पॉलीथीन में तो CH2 था, यहाँ पर CF2 है, तो इसको बोलते हैं टेट्राफ्लोरोइथीन था, तो पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन हो जाएगा, जिसका पूरा नाम होगा टेफ्लॉन। ओके, अब यहाँ देखिए एक आया PMMA, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसका एक कॉमन नेम होता है जो ये बहुत चलता है, प्लेक्सीग्लास। कई बार तो क्वेश्चन ही आया हुआ है कि प्लेक्सीग्लास किसको कहते हैं, तो ये PMMA। तो इसमें MMA, मिथाइल मैथ एक्रिलेट, ये देखिए आप CH2 डबल बॉन्ड C पर एक CH3 और COCH3, ये ठीक है, ये एस्टर के रूप में है, तो पॉलीमिथाइल मैथ एक्रिलेट है ये, तो ये इस तरह से जुड़ जाता है। तो PMMA याद रखना, इसमें प्लेक्सीग्लास बोलते थे। अब देखिए आगे जो आएगा, नेक्स्ट जो कैटेगरी आ रही है वो रबर्स की आ रही है। पॉली आइसोप्रिन, आइसोप्रिन किसको बोलते हैं? तो देखिए आइसोप्रिन एक मोनोमर है नेचुरल रबर का, ठीक है। तो आइसोप्रिन का जब पॉलीमर बनता है तो पॉली आइसोप्रिन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पॉली आइसोप्रिन में आप देखना पड़ेगा, रबर जो बनेगा वो उसका सिस आइसोमर होगा, और उसका ट्रांस जो बनेगा उसका भी एक नाम होता है, वो भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया हुआ है, उसको बोलते हैं गट्टा पर्चा। तो देखिए यहाँ पर बच्चों, ये गट्टा पर्चा ट्रांसफॉर्म होगी, सिस फॉर्म जो होगी उसकी, वो क्या बनाएगा? पॉली आइसोप्रिन की। सिस कैसे बनेगी आप जानते हैं, दोनों CH2 सेम साइड होंगे, दोनों CH2 अपोजिट कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो इनके अंदर, रबर के अंदर एक बेसिक यूनिट होती है 1,3-ब्यूटाडाइन, यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये यूनिट सब रबर में होगी। इसमें क्या होगा, यहां H हटाकर मिथाइल लगा दिया तो आइसोप्रिन बन गया। अभी अगला एग्जांपल आएगा एक क्लोरोप्रिन, उसमें यहाँ Cl होगा तो उसका जो पॉलीमर बनेगा वो नियोप्रिन होगा, सिंथेटिक रबर होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये है ब्यूना N और ब्यूना S। ब्यूना का मतलब क्या होता है? 1,3-ब्यूटाडाइन तो है, साथ में क्या लिया गया है? एक्रिलोनाइट्राइल। ये एक्रिलोनाइट्राइल और ये रेशियो जरूर आना चाहिए आपको, ये दोनों 3:1 में होते हैं।
1,3-ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल 3:1 मतलब 75% एंड 25% के रेशियो में होते हैं। इससे भी एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूना एन। ब्यूना एन के बाद देखिए बच्चों एक आएगा ब्यूना एस। ये देखिए ब्यूना एस 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन, अगेन वही रेशियो है बच्चे 1:3, ठीक है। और यू कैन से, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया इस बार, 3:1। पहले भी ये लिखा था ना, कहीं 1:3 लिख दिया, नहीं 3:1 लिखा था। तो 3:1 इसमें आ गया ब्यूना एस में। 1,3-ब्यूटाडाइन, वहां पे एन एक्रिलोनाइट्राइल था, यहां पर क्या है एस स्टाइरिन, एस स्टैंड फॉर स्टाइरिन। तो स्टाइरिन और इनका कॉम्बिनेशन होगा 3:1 में, तो कौन सा बन जाएगा, ब्यूना एस। और साथ में मैंने इनके यूजेस भी लिखे हैं, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे बच्चों, क्योंकि ये तो आपको एनसीईआरटी से पढ़ लो चाहे इससे पढ़ लेना, आप कैसे भी पॉलीमर के अंदर देखना पड़ता है। नियोप्रिन मैंने बता दिया था आपको, क्लोरोप्रिन का आइसोमर है, तो क्लोरोप्रिन का जो पॉलीमर बन जाएगा वो क्या होगा, नियोप्रिन। यानी 1,3-ब्यूटाडाइन में एच हटाकर Cl लगा देंगे, CH3 लगाया था तो आइसोप्रिन बनाता है, ये हो गया। नाइलॉन 2,6 और एक PHBB, ये दोनों जो एग्जांपल हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इनको क्या बोलते हैं बेटा, दीज आर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ये दो एग्जांपल जो है नाइलॉन 2,6 और PHBB, जो एनसीईआरटी में आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं, ये दोनों बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। इनमें अगर पूछे आपको नाइलॉन 2,6 तो 2 कार्बन वाला अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन, और 6 कार्बन वाला होता है अमीनो कैप्रोइक एसिड। तो एक 2 कार्बन का है और एक 6 का है, ठीक है। तो 6 में आपको कैसे दिखाना पड़ेगा, ये NCH2CO है, यहां पर क्या हो जाएगा, ये 5 आएगा। समझ में आ गया ना, ये छपा नहीं है इसमें। तो ये CONH एमाइड ग्रुप इसमें बार बार क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, ये NH आएगा, ठीक है। यहां पर भी क्या आएगा बच्चे, NH आएगा। तो ये एक पॉलीएमाइड है जो नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, और ये है एक पॉलीएस्टर। ये दोनों बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है जो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते। नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6,6 ये सब इससे पता लग जाता है। 6,6 वहां था 2,6, 2 और 6 मतलब कार्बन का नंबर 2 और 6 है। 6,6 है तो 2 ऐसे मोनोमर होंगे जिनमें कार्बन का नंबर 6,6 होगा। तो एक तो होता है हेक्सामेथाइलिन डाइअमीन और एक होता है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड के अंदर भी क्या होता है, तो एडिपिक एसिड किसको बोलते हैं, ये COH होता है, और इस साइड भी क्या होता है, मान लो COH। टोटल कार्बन होता है 6, तो 2 तो COH में आ गए, और यहां कितना होता है 4 यहां आ जाएगा। तो इसको नाम बोलते हैं एडिपिक एसिड। आपने पढ़ा होगा एक ऑक्सैलिक एसिड होता है 2 कार्बन का, 3 कार्बन का क्या आता है, मेलोनिक एसिड आता है, फिर 4 कार्बन का सक्सेनिक एसिड आता है, फिर 5 कार्बन का ग्लूटेरिक एसिड आता है, और 6 कार्बन का क्या आता है, एडिपिक एसिड। तो ये शॉर्ट में अपन ने नेम याद करे होते हैं, वही सब है। हेक्सामेथाइलिन डाइअमीन, ये NH वगैरह आ गए, और ये CH2 का होल 4 आ गया। मतलब यहाँ टोटल कार्बन 6 है, इसमें भी कार्बन क्या है 6 है, तो 6,6 बन गया। एक ये याद रखना होता है नाइलॉन, ये एक कैप्रोलैक्टम है। कैप्रोलैक्टम किसका नाम होता है, एक्चुअली लैक्टम जो वर्ड है वो साइक्लिक एमाइड का नाम होता है। कैप्रो मतलब 6 कार्बन, तो यहाँ 6 तो कार्बन है और एक एमाइड है, इसको जब हीट करते हैं तो नाइलॉन 6 बनता है। तो एक में कार्बन 6 है, इसमें 6 है, तो 2 मोनोमर होंगे जिसमें कार्बन कितने होंगे 6। तो ये कैप्रोइक एसिड से बनता है या कैप्रोलैक्टम से बनता है। तो इनके नाम याद कर लीजिए, कौन से मोनोमर है और किस तरह से इनका फॉर्मेशन होता है, ये सब बातें अपने को देखनी होती है। कुछ एग्जांपल्स और देखिए, ग्लिप्टल और एक आएगा डेक्रॉन। डेक्रॉन का नाम पॉलिएस्टर बोलते हैं या टेरिलीन बोलते हैं बेसिकली। तो डेक्रॉन क्या होता है बच्चे, एक तो क्या होता है टेरथेलिक एसिड, और एक क्या होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल तो इसमें भी कॉमन है, लेकिन यहाँ थैलिक एसिड होता है। क्या डिफरेंस है थैलिक एसिड और टेरथेलिक एसिड में, थैलिक एसिड का मतलब तो ये होता है कि एक बेंजीन रिंग है जिसमें ऑर्थो पोजीशन पर 2 COH है, इसको तो अपन बोलेंगे थैलिक एसिड। और टेरथेलिक एसिड में क्या होता है, जो बेंजीन रिंग होती है उसके दोनों तरफ यानी पैरा पोजीशन पर COH होता है, तो दिस इज कॉल्ड टेरथेलिक एसिड। तो टेरेलिन नाम से याद कर लीजिए टेरथेलिक एसिड, और साथ में इथाइलिन ग्लाइकॉल और उसमें भी इथाइलिन ग्लाइकॉल, और उन दोनों को अटैच करा गया तो ये बनाया गया। और एक देखिए मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। अब देखिए इसका नाम भी मेलामाइन ही होता है, मेलामाइन पॉलीमर भी बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन होता है, मेलामाइन ये है, ठीक। इसको फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अटैच कराते हैं तो ये बनता है, इसका नाम होगा मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, राइट। तो ये पॉलीमर भी याद करिए, ये एक स्पेशल पॉलीमर है, इसको कौन सा बोलते थे, थर्मोसेटिंग क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर है ये। मेलामाइन और बेकेलाइट 2 एग्जांपल याद है ना, जिन्हें हम क्या बोलते थे, क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर बोलते हैं, वो वाले एग्जांपल है। तो 2 एग्जांपल और देख लीजिए आगे। इसमें
एक एग्जांपल आया नहीं शायद इसमें भी, एक मैं बता देता हूँ, आया नहीं है, जरूरी है बेटा क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। बेकेलाइट, तो बेकेलाइट किस किस का है? फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है, और इसको जो प्रिपरेशन की जो रिएक्शन होती है उसका एक नेम है जो आरपीएमटी या जो रीजनल एग्जाम होते थे एमपीपीएमटी उनमें आया हुआ है क्वेश्चन एक बार। इस रिएक्शन का नाम होता है लैडरर मनासे रिएक्शन। जो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड से बेकेलाइट बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं? लैडरर मनासे रिएक्शन। इसमें क्या होता है? फिनॉल होता है और फॉर्मेल्डिहाइड होता है। तो पहले इनसे ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बनते हैं, ठीक है। ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बनने के बाद यहाँ ऑर्थो और पैरा बन जाते हैं। अब सिर्फ ऑर्थो का अगर आप पॉलीमराइजेशन कराते हैं या इसका पूरे का पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो इससे तो क्या बनेगा? बेकेलाइट। और इससे सिर्फ ऑर्थो से जो होता है, आपने एनसीईआरटी में देख लेना बच्चों, ये इससे क्या बनता है? नोवोलेक। तो याद कर लेना फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये भी एक कैसा एग्जांपल है? क्रॉस लिंकिंग। जैसे मेलामाइन बताया था ना, वैसे ये भी कैसा एग्जांपल है? एक क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर का एग्जांपल। क्लासिफिकेशन देखिए बच्चों, जो अब तक पढ़ा है अपने, पहले पॉलीमर का नेम पढ़ना इसलिए जरूरी होता है। एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है? पहले क्लासिफिकेशन दे रखा है, लेकिन हमें बेस्ट कौन सा होगा जब हमें अब पॉलीमर अब सब पता हो गया हमें कौन कौन से हैं, अब कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए, होमोपॉलीमर्स और एक कोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर का मतलब होता है जो अपने ये पढ़े ना, इथीन, इथीन से क्या बन गया? पॉलीथीन। तो इट इज कॉल्ड होमोपॉलीमर। या देखिए पीवीसी, या क्या कहेंगे? पीएन, पॉलीस्टाइरीन। होमोपॉलीमर का मतलब होता है ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर्स ओनली, ठीक है। कोपॉलीमर, तो एग्जाम में ऐसे आता है, 4 ऑप्शन दिए आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोपॉलीमर। तो कौन सा कोपॉलीमर नहीं है तो हमें पता करना पड़ेगा। मिक्स्ड पॉलीमर में क्या आएगा? जैसे इसके एग्जांपल में ले लीजिए, ब्यूना एस ले लीजिए, ब्यूना एन ले लीजिए। तो इसमें क्या होगा? 2 टाइप ऑफ मोनोमर्स, राइट। तो मोनोमर्स अगर 2 होंगे, ब्यूना एस में कौन कौन थे? 1,3 ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन था, उसमें 1,3 ब्यूटाडाइन एंड एक्रिलोनाइट्राइल था। तो कम से कम 2 तरह के मोनोमर्स होते हैं, तो हम कौन सा बोलते हैं? कोपॉलीमर। एक ही तरह के होते हैं तो सिंपल, लेकिन है दोनों ही एडिशन पॉलीमर्स, राइट। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ओरिजिन और सोर्स। नेचुरल पॉलीमर्स, तो देखिए बच्चों, प्रोटीन है, सेलुलोज है, राइट, नेचुरल रबर है, ये सब इसके अंदर आएंगे। सिंथेटिक पॉलीमर्स, ये जितने भी पीवीसी, नाइलॉन 6, नाइलॉन 66 हम जानते हैं जो लैब में बन सकते हैं, मैन मेड है, वो सारे सिंथेटिक। कुछ सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक में क्या आएगा? जैसे सेलुलोज है, सेलुलोज के साथ क्या कर दिया? नाइट्रेट लगा दिया अपन ने, तो सेलुलोज नाइट्रेट बन गया। तो ये एक क्या हो गया? सिंथेटिक तो नहीं, लैब में करा है लेकिन सेलुलोज को यूज करके किया है। तो नेचुरल और सिंथेटिक दोनों का मिक्सचर है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी सिंथेटिक। गन कॉटन वगैरह होता है वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, सेमी सिंथेटिक, ठीक है, वो भी सेलुलोज से बनाया हुआ होता है। लीनियर पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर। लीनियर मतलब जिनमें सिर्फ ये लिंकिंग होती है, ब्रांच चेन में क्या हो जाएगा? इस तरह से कुछ ब्रांचेस होती है, ठीक है। और क्रॉस लिंकिंग में ये इस तरह से ये क्रॉस लिंकिंग होती है। तो क्रॉस लिंकिंग में तो मैंने बताया था कौन कौन सा, मेलामाइन और बेकेलाइट, ये 2 एग्जांपल याद कर लो आप। ब्रांच चेन में क्या आएगा? जिनमें हाईली ब्रांच होते हैं, जैसे क्या क्या होता है? एमाइलोज प्रोटीन होता है एक, तो एक ग्लाइकोजन होता है जो हाईली ब्रांच होता है, ठीक है ना बच्चों। और इसमें पॉलीथीन है, और ये एग्जांपल आएंगे जिनमें लीनियर लिंकिंग होती है, सिर्फ वो सब लीनियर वाले में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर। नाम से सुन लीजिए, एडिशन पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है कि मोनोमर मिलकर पॉलीमर बनाते हैं और उनका मॉलिक्यूलर मास एग्जैक्टली उसके मल्टीपल में होता है। लेकिन कंडेंसेशन में क्या होता है? मोनोमर मिलकर पॉलीमर बनाते तो हैं, लेकिन साथ में कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर है, NH3 है, CH3OH है, ये भी क्या होता है? रिमूव होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक से ज्यादा मोनोमर्स यूज होते हैं, इसमें एक ही टाइप के मेनली मोनोमर्स यूज होते हैं।
मोनोमर्स आर अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स, इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं जिससे वैलेंसी उनकी फ्री होकर बनते हैं। इसमें हमेशा 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे कम से कम। जैसे नाइलॉन बनेगा तो एक तो किससे अमीन और इधर कौन होगा एसिड। एस्टर बनेगा तो एक तरफ अल्कोहल होगा और एक तरफ एसिड होगा। तो इस तरह से 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं कम से कम। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनको बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन पॉलीमर, और इनको बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर। ये तो सिंपल फ्री रेडिकल में चेन ग्रोथ होती रहती है और इसमें स्टेप ग्रोथ है। तो कई बार ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है, हमें सब कुछ आता है, 4 ऑप्शन दिया है, बोले विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। तो स्टेप ग्रोथ हमें याद ही नहीं आ रहा। तो स्टेप ग्रोथ है कंडेंसेशन वाले और एडिशन वाले कौन से हैं, चेन ग्रोथ, ये याद करना है। तो अब आपको एग्जांपल देने हो तो इसमें सारे पॉलीथीन, पीवीसी, पीएन, ब्यूना सब इसमें आ जाएंगे। और जो फंक्शनल ग्रुप वाले नाइलॉन, टेरिलीन, डेक्रोन, ग्लिप्टल, बेकेलाइट, वो सब किस में आ जाएंगे, उस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो हम बहुत अच्छे से बता पाएंगे कौन से एडिशन पॉलीमर है और कौन से कंडेंसेशन पॉलीमर है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, क्योंकि इसमें ये आता है कि किस में बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। तो इलास्टोमर्स, तो इस कैटेगरी में तो अपन सिर्फ किसको लेंगे, रबर्स को लेंगे, जितने भी रबर के एग्जाम्पल होंगे। और इसमें हम कहेंगे वीकेस्ट बॉन्ड होता है, वीकेस्ट वान डेर वाल बॉन्ड होता है। ओके, सबसे पहले याद करिए इलास्टोमर्स में रबर्स आएंगे और उनमें सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होगा। जैसे एग्जांपल आया ब्यूनाएस के 3 एग्जांपल में, तो ब्यूनाएस सबसे कम में ले लेंगे। फिर आएगा फाइबर्स, फाइबर्स में क्या क्या आएंगे, ये नाइलॉन 6,6, टेरिलीन, ये सब एग्जांपल आएंगे। इनमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इनमें, तो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। इनमें बहुत वीक है, इनमें बहुत स्ट्रांग है। तीसरा आएगा थर्मोप्लास्टिक, जिसमें पॉलीथीन, पीवीसी, पीएन, ये सब एग्जांपल आएंगे। इनमें बच्चे क्या होता है, इनमें बॉन्डिंग कैसी होती है, इन दोनों के बीच की होती है, मतलब स्ट्रॉन्गर देन इलास्टोमर्स बट वीकर देन फाइबर्स। ठीक है। और लास्ट में थर्मोसेटिंग में क्या आएंगे, ये कौन से आएंगे, बेकेलाइट, नायलॉन, क्रॉस लिंकिंग वाले। तो बहुत ही स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है, क्रॉस लिंकिंग लीनियर के साथ होता है, तो बहुत ही स्ट्रांग कॉम्बिनेशन बनता है, जिससे कि उनको वापस से रिसाइकल नहीं कर सकते, क्योंकि ये टेम्परेचर देने पर क्या होता है, सॉफ्ट नहीं होते हैं, तो दे कैन बी रिसाइकल्ड बट दे कांट बी रिसाइकल्ड अगेन। तो ये आपको सभी कैटेगरी बताई हुई है। उसमें अब आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा किसकी बॉन्डिंग कैसी होती है, कौन से ऑर्डर में अरेंज करिए, सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। ठीक है, एक बना दिया मैंने ये लो डेंसिटी पॉलिथीन, लास्ट इसकी स्लाइड, लो डेंसिटी पॉलिथीन और हाई डेंसिटी पॉलिथीन, इसमें पूछ लेते हैं कई बार। ये क्या होता है, टेम्परेचर का ध्यान रखिए, ये प्रेशर बहुत हाई प्रेशर बहुत और टेम्परेचर ये है, इस रेंज में जब पॉलिथीन को अपन किसी इनिशिएटर, पेरोक्साइड इनिशिएटर के साथ हीट करते हैं इथीन को, तो पॉलिथीन जो बनता है उसको लो डेंसिटी पॉलिथीन बोलते हैं। ठीक है, जबकि अगर 333 से 343 केल्विन और 6 to 7 atm प्रेशर के ऊपर, कम प्रेशर है और टेम्परेचर भी कम है कंपैरेटिवली, बस इसमें एक क्या है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट है, एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बनाएंगे तब कौन सा बनता है, हाई डेंसिटी पॉलिथीन है। इनके यूजेस मैंने लिख दिए हैं। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज जिगलर नाटा कैटलिस्ट, है क्या, तो ऐसे बोल दिया कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज, तो हमें पता ही नहीं लग गया क्योंकि मैंने लिखा ही नहीं है यहाँ पर। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट में लिख देता हूं, ये होता है ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम प्लस TiCl4, टाइटेनियम का क्लोराइड और ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो बच्चे ये आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, इसकी प्रेजेंस में जो बनता है वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है। ये पॉलीमर के अंदर इतना ही पढ़ना है बस। दूसरी कैटेगरी कौन सी आती है, बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, प्रोटीन्स पढ़ेंगे, ठीक है, विटामिन्स पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखेंगे इनको। कार्बोहाइड्रेट, ये जनरल फॉर्मूला होता है CxH2O, राइट। तो जैसे आपने जो कार्बोहाइड्रेट पढ़े होते हैं, जैसे ग्लूकोज पढ़े आपने C6H12O6, राइट। तो इस तरह का ग्लूकोज, फ्रक्टोज सबका ही फॉर्मूला है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन हो सकते हैं। तो ये 2 तरह के माने जाएंगे, देखो, एल्डोस जिसमें एल्डिहाइड होगा, और एक को क्या बोलेंगे, कीटोस, जिसमें कौन सा ग्रुप होगा, कीटोन ग्रुप होगा। अब उसी कैटेगरी में कार्बन के नंबर के बेस पे कुछ नाम दिए गए, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस। तो ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर एल्डोस और कीटोस क्या डिसाइड कर रहे हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ओके,
कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करा गया मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में क्या आता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में या कंपाउंड्स में हाइड्रोलाइज नहीं करा जा सकता, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज ये सब आएंगे। ठीक है, इन सब के एग्जाम्पल, इनके सब का फॉर्मूला देखिए क्या है, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे गैलेक्टोज हो, चाहे फ्रक्टोज हो, चाहे मैनोज हो, सबका फॉर्मूला C6H12O6 है। वैसे पेंटोस वगैरह भी होंगे इसमें, लेकिन ये 6 वाले हेक्सोस ही अपने कोर्स में होते हैं, इन्हीं को अच्छे से पढ़ना है। ओलिगो में क्या होगा, ओलिगोसेकेराइड उनको बोलेंगे जब कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कम से कम 2 यूनिट मोनोसेकेराइड तो बने ही बनेंगे, कुछ में 3 बनेंगे, कुछ में 10 तक बनेंगे। ठीक है, तो डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड सब के सब इसमें आएंगे। तो ये अपने को डाइसेकेराइड ही मेनली पढ़ने होता है, ये तीनों है और इनका भी फॉर्मूला एक ही है, ग्लूकोज हो चाहे माल्टोस हो, सॉरी ग्लूकोज नहीं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, तीनों का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11 है। पॉलीसेकेराइड्स, इसमें क्या होगा, बहुत सारे यूनिट्स होंगी मोनोसेकेराइड्स की, तो इसमें कौन कौन आएगा, स्टार्च और सेल्यूलोज आएंगे। ओके, एक क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। राइट, रिड्यूसिंग का मतलब क्या है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन जानते हैं लैब में, नहीं तो एल्डिहाइड कीटोन में पूरा इनके फॉर्मूला वगैरह सब पढ़ेंगे अपन। ठीक है, उनको रिड्यूस कर देते हैं वो तो रिड्यूसिंग शुगर होंगे, और उनको जो नहीं रिड्यूस करते हैं वो क्या होंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे। तो ऑल दी मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड एक्सेप्ट व्हाट, तो मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज सब आ जाएंगे, जबकि डाइसेकेराइड में कौन आएगा, सुक्रोज को छोड़कर, सुक्रोज को छोड़ा तो कौन आ गया, माल्टोस और लैक्टोस, वो तो क्या करेंगे, रिड्यूसिंग शुगर माने जाते हैं। बस याद कर लेना इनमें से एक सुक्रोज ही ऐसा है जो मोनोडाई में जो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, मतलब ये इनको टॉलेंस और फेलिंग को रिड्यूस नहीं करता है, तो यू हैव टू रिमेंबर इट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटो, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया मैंने, ये स्ट्रक्चर बोर्ड में तो ज्यादा काम के थे, लेकिन अब तो थोड़ा सा आइडिया तो होना चाहिए ना। ग्लूकोज 6 कार्बन एटम ऐसे होते हैं, देखिए बच्चे, ये 1 2 3 4 5 6 यहां से नंबर है। अब इसमें कौन सा होता है, C5 और C1, C1 और C5 में क्या होता है, हेमी एसिटल बनता है, साइक्लेशन होता है, यानी 5 का H जो है यहाँ, सॉरी गलत जगह जोड़ दिया नॉबरेटर में, किसके साथ जुड़ेगा, ये H किसके साथ जाएगा, O के साथ जाएगा। राइट, O के साथ जाएगा तो ये OH हो जाएगा, और ये H है, इसकी वैलेंसी एक कम हो गई, एक इस O की हो गई, तो इस तरह के साइक्लिक ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इसमें OH अगर राइट साइड दिखाया गया है तब तो इसको अपन बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, और OH अगर अपन राइट लेफ्ट हैंड साइड दिखाते हैं, ये H यहां दिखाते हैं, ठीक है, तो इसको बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। ये जब इक्विलिब्रियम होता है तो उसमें 36% ये होता है, 64% ये होता है। जब भी एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो अल्फा डी एक दूसरे बीटा में, बीटा अल्फा में क्या होते रहते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इससे इनका स्पेसिफिक रोटेशन भी चेंज होता रहता है, और स्पेसिफिक रोटेशन चेंज होता रहता है, इस चीज को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। आगे अभी डिफाइन किया है मैंने, वो सब आएगा। ये जो फर्स्ट कार्बन है, जिस कार्बन पर ये ओरिएंटेशन डिफरेंट है, मतलब जो मेन फंक्शनल ग्रुप था इसका एल्डिहाइड या फ्रक्टोस होगा द कीटोन, तो उस मेन फंक्शनल ग्रुप पर साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक ऐसा कार्बन होगा जो मेन फंक्शनल ग्रुप वाला, जिस पर H और OH इनका दो जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनका ओरिएंटेशन अपोजिट होगा। तो अगर ये इस तरफ है तो अल्फा है, इस तरफ है तो बीटा है, तो इस कार्बन को कौन सा बोलेंगे, एनोमेरिक कार्बन। कई बार कंपटीशन में आया हुआ है कि व्हाट इज एनोमर्स, व्हाट आर एनोमर्स, व्हाट आर एपीमर्स, दो वर्ड में भी सिखाता हूं आपको। अब देखिए हाउ आर स्ट्रक्चर बनाना है ग्लूकोज का, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर आपके सामने वो पीछे बना हुआ था, तो उसके बेस पे ऐसा पायरेन जैसा स्ट्रक्चर होता है। पायरेन मतलब 6 मेंबर रिंग होती है, तो ये पायरेन का स्ट्रक्चर है, और ये यहां पर ये इस तरह से है। तो अगर मुझे अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिखाना है तो बच्चों कोई बात नहीं, आप पीछे पेज पे देख लो, मुझे तो याद है ये, ठीक है। C1, ये C1 है, और ये कौन सा है, C5। साइक्लेशन C1 और C5 में हुआ था ना, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये यहां पर जो बेटा CH2OH होगा ये क्या होगा, 6, ऐसे। अब देखिए ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को आपने अगर ध्यान से देखा हो तो वापस देख लीजिए। चलो बच्चों, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इसमें सेकंड कार्बन पर, फोर्थ कार्बन पर, फिफ्थ कार्बन पर, फर्स्ट कार्बन पर, सब में OH जो होता है राइट साइड होता है, बस सिर्फ थर्ड कार्बन पे क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो थर्ड पे लेफ्ट में रखना है, तो थर्ड में लेफ्ट में रखेंगे वो ऊपर आ जाएगा, राइट में जो भी आएगा वो सब नीचे आएंगे OH। तो फर्स्ट पे OH, सेकंड पे OH और फोर्थ पे OH, इस तरह से है। और 1 और 5 के बीच में साइक्लेशन हो गया था, तो इस तरह से।
ये अल्फा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या फर्क हो जाएगा, ये OH ऊपर चला जाएगा और H नीचे आ जाएगा, और इस कार्बन को C1 कार्बन को अपन कौन सा कार्बन बोलेंगे, एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, तो ये बात होगी। तो एनोमर एपीमर आगे दिखाएंगे, देखो ये नेक्स्ट पेज पे एनोमर ही बताया मैंने। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में एनोमर्स हैं, क्योंकि उनमें C1 कार्बन पर क्या है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है। इसी तरह अल्फा डी फ्रक्टोस और बीटा डी फ्रक्टोस भी आएंगे, उसमें C1 की बजाय C2 कार्बन पर ओरिएंटेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। सो दीज आर कॉल्ड एनोमर्स। तो मेन फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन पर ओरिएंटेशन बदले तब तो क्या होता है, एनोमर्स। और अगर मेन फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के अलावा किसी और कार्बन पर ओरिएंटेशन बदलेगा तो दीज आर कॉल्ड एपीमर्स। तो ये भी आ गया, देखिए इसमें क्या लिया गया है, ग्लूकोज और मैनोस। तो क्या फर्क होता है ग्लूकोज और मैनोस के स्ट्रक्चर में, ऊपर सब में CHO होता है, दोनों में CH2OH होता है, फिफ्थ कार्बन पर यही होता है, फोर्थ पे भी यही होता है, थर्ड पे इधर ही होता है। अब C2 कार्बन के ऊपर बस अगर OH राइट साइड है तब तो ये कौन है, ग्लूकोज है, और मैनोस होता तो ये CHO, और ये जो C2 कार्बन होता इसमें OH इस साइड होगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो मैनोस और ग्लूकोज जो है वो C2 कार्बन पर एपीमर्स है, मेन फंक्शनल ग्रुप पे चेंज नहीं है, अदर देन फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन पर जो ओरिएंटेशन बदलता है तो दीज आर कॉल्ड एपीमर्स। ऐसे एक एग्जांपल और हो सकता है, ग्लूकोज के साथ क्या आ सकता है, ग्लूकोज प्लस क्या होगा बच्चे, गैलेक्टोस। इसमें कौन से कार्बन पर डिफरेंस होता है, तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को सेम रखिए, बस फोर्थ कार्बन पर ओरिएंटेशन और चेंज कर दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, गैलेक्टोस। तो ये C4 एपीमर्स हैं, तो एपीमर्स ही बोलते हैं बेसिकली। तो फर्क समझ में आ गया एनोमर्स और एपीमर का, क्लियर, कि एक तो मेन फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन पर चेंज होता है ओरिएंटेशन, और एक अदर देन किसी कार्बन पर चेंज होता है तो उनको एपीमर्स बोलते हैं। ओके, म्यूटा रोटेशन अभी मैंने बताया था, जब एक्व सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो अल्फा और बीटा में कन्वर्ट हो जाता है, मैंने बताया 36% ये होता है, 64% वो होता है, तो ये आपस में बदलते रहते हैं। इनके ये एंगल ऑफ रोटेशन है, इसके अकॉर्डिंग इन्हीं को यूज करके जो फाइनली इक्विलिब्रियम मिक्सचर का एंगल ऑफ रोटेशन निकाला हुआ है वो कितना है, 52.5। तो ये एक दूसरे में बदलते रहते हैं, दिस इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन, यानी जो उनका स्पेसिफिक रोटेशन है वो चेंज होता रहता है, दिस इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। ग्लूकोज की रिएक्शंस है, ग्लूकोज की रिएक्शन का क्या बेनिफिट है बच्चों, ग्लूकोज की रिएक्शन सिर्फ रिएक्शंस नहीं है, ये एक्चुअली उसके स्ट्रक्चर को थ्योरेटिकली डिफाइन करती हैं। जैसे आपको पूछा जाएगा व्हेन ग्लूकोज इज हीटेड विद HI, तो हमने लिखा था एनसीईआरटी में दिया हुआ, देखो आप देखना, एनहेक्सेन बनता है, मतलब ये क्या बन जाता है, एनहेक्सेन। इससे क्या पता लगता है, कार्बन चेन, और वो भी कैसी, स्ट्रेट कार्बन चेन ऑफ 6 कार्बन, 6 कार्बन की एक स्ट्रेट कार्बन चेन होती है, इससे ये पता लगता है ग्लूकोज में। ठीक है, दूसरा लीजिए, बाद में आप जब HCl या बच्चों NH2OH से रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोक्सिलअमीन या HCl से, तो एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन आपने पढ़ी होती है, सिर्फ एल्डिहाइड वाले ग्रुप पे रिएक्शन करेंगे, तो एल्डिहाइड में CH था, तो एक तरफ क्या हो जाता है OH और एक तरफ क्या Cl, बाकी सब ऐसा ही रहता है, CHOH, ये कितना है होल 4, और इसमें कोई चेंज नहीं आता। NH2OH, ऐसे ही आपने एल्डिहाइड की रिएक्शन ऑर्गेनिक में देखेंगे हम, तो C डबल बॉन्ड क्या बनाएगा बच्चों, ये NOH ऑक्सीन बनाएगा, बाकी नीचे वैसा का वैसा रहेगा, देखो CHOH होल 4, ये CH2OH। ये दोनों रिएक्शन क्या प्रूव करती हैं, ये दोनों रिएक्शन ये प्रूव करती है कि ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। साइनोहाइड्रिन बनना या ऑक्सीन बनना, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप का पता लगा, ये नहीं पता लगा कि एल्डिहाइड है या कीटोन है। ओके, तो अब एल्डिहाइड है या कीटोन है उसका पता करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए फिर क्या करते थे, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, ब्रोमीन वाटर से ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है ग्लूकोज, और जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज होगा सिर्फ इससे, नीचे किसी भी अल्कोहल ग्रुप का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो नीचे सेम रहेगा। इसका नाम क्या हो गया, ग्लूकोज था, तो ये क्या नाम हो गया, ग्लूकोनिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज ऑक्सीन। ठीक है, और ये बन गया इससे। तो इस रिएक्शन से ये पता लगता है कि बच्चों इसमें कौन सा ग्रुप है, CHO, क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडेंट है Br2, माइल्ड ऑक्सीडेंट सिर्फ एल्डिहाइड को ही क्या कर पाते हैं, एसिड में ऑक्सीडाइज कर पाते हैं, तो इससे पता लग गया कि इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड। वैसे
नेक्स्ट पेज पे देखिए कुछ रिएक्शंस और बताता हूं। वैसे ये जो ग्लूकोज होता है ये कौन सा टेस्ट, टॉलेंस एंड फैलिंग सॉल्यूशन दोनों टेस्ट देता है, तो उससे भी कुछ आइडिया लग जाता है कि इसमें कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड होता है। लेकिन इसमें एक गलती ये भी होती है कि कुछ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन यानी फ्रक्टोज भी तो ये टेस्ट देता है, तो ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड है इस बात का कंफर्मेशन तो ब्रोमीन वाटर वाली रिएक्शन से ही पता लगता है, क्योंकि ब्रोमीन वाटर फ्रक्टोज के कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करा सकता, क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडेंट कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कराते हैं, वो सिर्फ किसको ऑक्सीडाइज कराते हैं, एल्डिहाइड को। तो वो रिएक्शन ये शो करती है, राइट। तो ये पता लग गया। कुछ और रिएक्शंस लेते हैं। अगर आप कंसंट्रेटेड HNO3 ले बच्चों ऑक्सीडेशन के लिए, ये बहुत बार मैंने देखा है क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड HNO3 या व्हेन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर से ग्लूकोनिक एसिड बना था, और इससे क्या होगा, दोनों साइड टर्मिनेशन में टर्मिनेटिंग कार्बन जो होंगे, बीच वाले COH तो नहीं ऑक्सीडाइज होंगे, लेकिन दोनों तरफ ही बच्चों ये हो जाएगा, इट इज कॉल्ड सैकेरिक एसिड। तो याद रखना बच्चों, ब्रोमीन वाटर से तो बनता है ग्लूकोनिक एसिड, लेकिन कंसंट्रेटेड HNO3 से क्या बनता है, सैकेरिक एसिड। ओके, ये याद हो गया। तो इससे ऑक्सीडेशन हो गया। अगर आपका जो ग्लूकोनिक एसिड बना था ना, ग्लूकोनिक एसिड का भी इसके साथ ऑक्सीडेशन करते तो भी ये सैकेरिक एसिड ही बनता, ठीक है ना। ग्लूकोनिक एसिड को भी आप सैकेरिक एसिड में बदल सकते हो HNO3 से रिएक्शन करा के। एक बच्चों देखो एसिटाइलेशन कराते हैं CH3COCl। एसिटाइलेशन कराएंगे तो क्या होगा, एल्डिहाइड तो कोई रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन जितने भी अल्कोहल थे उनका H कौन से ग्रुप से, COCH3 एसिटिल ग्रुप से। अल्कोहल और अमीन की रिएक्शन होती है मैंने, तो एक H रिप्लेस हो जाएगा किससे, COCH3 से। तो इसका नाम होता है पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। पेंटा एसिटिल ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो इससे यह पता लगता है कि इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन ऐसी है जिससे इस तरह का भी पता लगता है। अब एक इधर कराता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनाइल हाइड्रोजन से। ये होता है फिनाइल और ये है बच्चों हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन से जब रिएक्शन कराई जाएगी तो इसमें क्या होगा, इसके कितने मोल काम आएंगे, 3, और इसका नाम होगा ग्लूकोसोजॉन। फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराने पर जो बनेगा उसे क्या बोलेंगे, ग्लूकोसोजॉन। तो इसमें आपको पूछा जाता है 3 मॉलिक्यूल काम में आते हैं। पहले मॉलिक्यूल से यहां होता है, फिर दूसरा कीटोन में बदलता है, फिर तीसरे से वापस से जुड़कर ग्लूकोसोजॉन बनता है। तो याद कर लेना, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कितने मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजन काम आता है। तो 1 मॉलिक्यूल अगर ग्लूकोज का है तो इसके 3 मॉलिक्यूल काम आते हैं और उससे ग्लूकोसोजॉन बनता है। तो ये ग्लूकोज की कुछ रिएक्शंस थी जो उसके स्ट्रक्चर को क्या करती है, डिफाइन करती है। सेम वैसा का वैसा फॉर्मूला मैंने बताया फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज में देखिए बच्चे, ये यहां दिखाना है, इसमें क्या होगा, C2 और C5 हेमिकीटेल बनेगा। हेमिकीटेल का मतलब होता है जिसमें एक कार्बन पर OH और एल्डिहाइड वो ईथर ग्रुप होते हैं दोनों। तो यहां पर देखिए ये OH और ये CH2OH इधर होगा। OH अगर राइट साइड है जब तो कौन सा होगा, अल्फा डी फ्रक्टोज, और ये इधर होगा तो क्या हो जाएगा, बीटा डी फ्रक्टोज। तो इसका भी अगर एक स्ट्रक्चर बनाना होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसमें देखिए स्पेसिफिक रोटेशन -21 है, इसका -133 है, ओके। इसका भी अगर हवा स्ट्रक्चर बनाना होगा तो उसको साइक्लिक स्ट्रक्चर को पायरेनोस बोलते थे, 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग होती थी। अब ये है 5 मेंबर रिंग, इसको बोलते हैं फ्यूरेनोस। कैसा होगा बच्चे, इस तरह से साइक्लेशन जो हुआ है वो किस किस के कार्बन के बीच में हुआ है, C2 और C5 में। ये कितना है, 4, और ये क्या है बच्चे, 3। तो ये ऐसे है, ये 6 कार्बन है, 5 पे तो यही होता है, और ये 6 कार्बन हो गया। 4th पे नीचे ही होता है OH, 3rd पे ऊपर होता है। ग्लूकोज किधर होता है, 3rd कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड होता है, बाकी सब राइट साइड होते हैं। तो यहाँ OH आएगा और ये क्या आया, CH2OH, ये फर्स्ट। तो ये स्ट्रक्चर हो गया अल्फा डी फ्रक्टोज का। तो बच्चों बताना बीटा डी फ्रक्टोज में क्या चेंज हो जाएगा, ये चेंज कर देंगे तो कौन सा बन जाएगा, बीटा डी बन जाएगा। तो इसमें कौन सा कार्बन हुआ बच्चों जिस पे ओरिएंटेशन बदल रहा है, सेकंड, यानी तो फ्रक्टोज में मेन फंक्शनल ग्रुप सेकंड नंबर पे होता है, कीटोन होता है ना, तो कॉर्नर पे तो हो नहीं सकता। तो C2 पे ओरिएंटेशन बदलता है, दैट्स वाई ये C2 कार्बन जो है एनोमेरिक कार्बन है। ग्लूकोज में C1 कार्बन जो था वो एनोमेरिक कार्बन था। तो ये दोनों बातें मैंने आपको अच्छे से बता दी।
ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब क्या होता है, डाइसैकेराइड जितने भी आएंगे उन सब में कुछ काम करना पड़ेगा। देखो बच्चों, ये इस साइड से देख लीजिए आप, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो मोनोसैकेराइड्स हैं, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज ये तीन तो डाइसैकेराइड्स हैं। सुक्रोज किससे बना हुआ है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी, ये गलत लिखा हुआ बेटा, क्या नाम होगा, सुक्रोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से बनता है। ऑपरेटर कई बार इधर उधर कर देता है थोड़ा। ये क्या होगा, इनमें क्या होगा, लिंकेज किसमें होगा, देखो यहां से ही लिख दिया उसने, बहुत अच्छी बात है। C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज टू C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज, इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ऐसा होगा COC, ये अगर C1 है किसका, ग्लूकोज का, तो ये C2 है किसका, फ्रक्टोज का। ठीक है बच्चों, ऐसा हो गया। लैक्टोस, लैक्टोस होता है बीटा डी गैलेक्टोस और बीटा डी ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन, तो बीटा डी गैलेक्टोस और बीटा डी ग्लूकोज, यहां से ही लिखा है। अब यहां पर C1 तो किसका होता है, गैलेक्टोस का, C4 किसका होता है, ग्लूकोज का, यानी यहां C1 होगा और इधर C4 होगा। गैलेक्टोस में और उसमें क्या फर्क है बच्चों, गैलेक्टोस में सिर्फ 4th नंबर कार्बन पर ओरिएंटेशन जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, इतना ही फर्क है। माल्टोज जो आएगा दोनों अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं, तो बस इसमें C1 C4 यूनिट होती है, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज की। तो मैं एक बना के बताता हूं, जैसे अल्फा डी ग्लूकोज मैंने लिया था, इस तरह का स्ट्रक्चर था, अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैं एक बार आपको बता दूं, 4th पे था, 3rd पे अपोजिट था और 2nd पे नीचे था। अल्फा डी ग्लूकोज में यहां पर H और OH थे, ठीक है। इसी तरह दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज में एक सेम वही H, वही CH2OH, 4th नंबर पे OH नीचे, 3rd पे ऊपर और 2nd पे वापस वैसा ही, और यहाँ पर H और ये क्या है, OH। ये अल्फा डी ग्लूकोज दो बनाए मैंने, यहाँ पर H है, यहाँ OH है, ये S है, ये अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी अल्फा ग्लूकोज। ये अल्फा डी ग्लूकोज एक का C1, दूसरे का क्या है, C4। इन दोनों में से हटाकर, अब देखिए इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं, ये दोनों OH मैंने रिमूव कर दिया, ओके। ये दोनों रिमूव करने के बाद यहां बीच में क्या लगा दिया मैंने, O, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये माल्टोस बन गया। अगर दोनों यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज के तो माल्टोस बन गया। अगर एक बीटा डी गैलेक्टोस होता है, एक बीटा डी ग्लूकोज होता तो लैक्टोस बन जाता। एक अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोस होता तो सुक्रोज बन जाता। याद कर लीजिए कौन कौन किस किस का कॉम्बिनेशन है। इसी तरह बच्चों देखो, स्टार्च और सेलुलोज, स्टार्च दो होते हैं, एक तो एमाइलोज और एक एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज में तो C1 C4 यूनिट होती है अल्फा डी ग्लूकोज की। स्टार्च भी अल्फा डी ग्लूकोज का ही क्या है, एक पॉलीमर है। जैसे माल्टोस में तो 2 यूनिट होती है, अगर यूनिट्स को बहुत सारा कर दें तो ये क्या बन जाता है, स्टार्च, राइट। लेकिन एमाइलोपेक्टिन में अलग होता है। एमाइलोपेक्टिन में एक तो लीनियर लिंकेज होता है C1 C4, उसके अलावा एक C1 और C6 लिंकेज भी होता है जिसको क्रॉस लिंकिंग बोलते हैं। तो ब्रांच्ड होता है थोड़ा सा, एमाइलोपेक्टिन थोड़ा ब्रांच्ड होता है। समझ में आ गया। तो इसमें 2 लिंकिंग है, C1 C4 लिंकेज और C1 C6 लिंकेज। क्लियर, दोनों बातें पता लग गई। लास्ट आएगा सेलुलोज, ये किसका है, बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, ठीक है। ये अल्फा डी ग्लूकोज का था, ये किसका है, मतलब इसमें तो यही अल्फा डी आएगा, बीटा डी ग्लूकोज का। और इसमें बीटा डी ग्लूकोज भी आपस में क्या रहते हैं, 1,4 लिंकेज से जुड़े रहते हैं, सेलुलोज होता है। तो ये सारे के सारे मैंने ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बारे में आपको बता दिया, किसमें क्या होता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड्स, तो वही बात जो अभी पढ़ी थी हमने, ये लिया। अगर इसका नाम सुक्रोज है तो ये क्या बनेंगे, ये क्वेश्चन बहुत आता है तो याद होना चाहिए बस। और ये क्या बन गया, बीटा डी फ्रक्टोज। अगर मैंने अब इसको चेंज किया, ये कौन है बच्चों, माल्टोस, तो ये क्या होगा, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज और ये भी क्या, अल्फा डी ग्लूकोज। अगर इसको मैंने क्या चेंज किया, लैक्टोस, तो ये क्या होगा बेटा, बीटा डी गैलेक्टोस और एक होगा बीटा डी ग्लूकोज, ठीक। इसमें फर्क क्या होता है, यहां पर एक एंजाइम यूज करते हैं अपन, देखिए सुक्रोज होगा तो कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, इन्वर्टेज। कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, अल्कोहल बनाने में देखेंगे अपन, इन्वर्टेज एंजाइम। माल्टोस से अगर अल्फा डी ग्लूकोज बनाना है तो कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है, माल्टेस। और लैक्टोस से जब हाइड्रोलिसिस करा जाएगा तो उसके लिए कौन सा एंजाइम होता है, लैक्टेस।
तो लैक्टोज का तो नाम पता लग जाता है लैक्टेज से, माल्टोज का पता लग जाएगा माल्टेज से, एक सुक्रोज का तो याद करना है, याद कर लीजिए, इन्वर्टेज एंजाइम होता है। ओके, ग्लाइकोजन कई बार आता है, व्हाट इज ग्लाइकोजन? तो ये भी एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ये बॉडी में स्टोर रहता है अपने, ठीक है। जब बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है ना, व्हेन बॉडी नीड्स, तो ग्लूकोज की जरूरत होती है, तो एंजाइम क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। कहां स्टोर होता है, ये कभी कभार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये लीवर, मसल्स और ब्रेन, ईस्ट और फंगाई, इनके अंदर क्या होता है, तो अपन याद करना, लीवर और मसल्स में क्या होता है, ये स्टोर होता है, ठीक है। तो इट इज हाईली ब्रांच्ड कंपेयर टू स्टार्च। एक डिफरेंस आता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोजन एंड एमाइलोपेक्टिन, तो उसमें यह आएगा, तो इट इज हाईली ब्रांच्ड, उससे बस थोड़ा, बाकी है वैसा ही, उसी तरह का पॉलीमर है, और उसको याद कर लेना है आपको, ठीक है। एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन। अमीनो एसिड्स आप जानते हैं, द बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड्स मॉलिक्यूल इज पेप्टाइड बॉन्ड और एमाइड बॉन्ड दैट इज रिजल्टेड इन ब्राइट पेप्टाइड। ज्यादा में होगा तो क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड, और ज्यादा करेंगे तो प्रोटीन्स बन जाते हैं, ठीक है ना। तो पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली होता है, पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली क्या होगा, जो एमाइड बॉन्ड होता है ये वाला, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। अमीनो एसिड जानते हो, अमीन और एसिड दोनों होते हैं, तो कोई भी अमीनो एसिड में एक तरफ NH2 लगा होता है, एक तरफ COH होता है, दूसरे में NH2COH है, कार्बन के नंबर का फर्क होता है, एल्काइल ग्रुप चेंज होते हैं, ठीक है। तो जब उनको मिलाएंगे तो इससे क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, ये कई बार काम की चीज है आपके, ये NCERT में एक टेबल दे रखी है, आपको इसमें प्रॉपरली दिख रहा होगा, वैसे लाइट दिख रहा हो तो NCERT से आप देख लीजिए इसको, ठीक है। एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, क्या फर्क है? एसेंशियल का मतलब होता है, एसेंशियल मतलब जरूरी है, तो बॉडी में डाइट के थ्रू देना जरूरी है, ठीक है। नॉन एसेंशियल मतलब बॉडी में डाइट के थ्रू देना उतना जरूरी नहीं है, क्यों? बिकॉज दे कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो जाते हैं, जबकि ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। इनके नाम याद करने पड़ेंगे, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मिथिनाइन, फिनाइलामाइन, फ्यूरेनाइन, ट्रिप्टोफेन, वैलिन, ये सब कौन से हैं, एसेंशियल, याद करना पड़ेगा बच्चे। और बायो के बच्चों आपको तो वैसे भी याद है सब, ठीक है ना। केमिस्ट्री वालों में तो, जैसे मैंने तो बायो पढ़ी नहीं है, मैंने तो मैथ्स से था मेरा बैकग्राउंड, तो मुझे तो इतना याद नहीं है, लेकिन आपको जरूर याद होने चाहिए बच्चों। ये इसमें एलानिन है, एस्पार्जाइन है, एस्पार्टिक एसिड है, ये सब आप देख लेना, कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं और कौन से नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, उनको याद करना है। ज्विटर आयन एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ज्विटर आयन समझते हैं, जो अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, जैसे देखिए एक अमीनो एसिड लेता हूं मैं, ये लिया मैंने सबसे पहले अमीनो एसिड, इसको जब एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो इसका ये H यहां आ जाता है, मतलब ये एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा था, ये बेसिक था, अमीन था नहीं, तो अब ये क्या बन जाता है बच्चों, NH3 प्लस CH2 COO माइनस, तो ये एक डाइपोलर आयन बन गया, इसको बोलते हैं बच्चों ज्विटर आयन। डाइपोलर आयन जो बना है इसको क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। और कई बार क्वेश्चन आता है, एक आप देखिए एनिलीन का, जब आपने NCERT में 12th में पढ़ा है, एनिलीन जो होता है आपका, उसका सल्फोनेशन कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो उससे फाइनल प्रोडक्ट बनता है, वही बना रहा हूं मैं अभी। तो ये यहां पर क्या हो जाता है, NH2, यहां पर क्या जुड़ जाता है, सल्फोनिक एसिड, इसका नाम होता है सल्फेनिलिक एसिड, सल्फेनिलिक एसिड बोलते हैं इसको। ये भी बेटा एक्वस सॉल्यूशन में क्या करता है, सल्फोनिक वाले जनरली नहीं बनाते हैं ये अमीनो, ये जो ज्विटर आयन, लेकिन इसका याद करना आप, ये क्या होगा, ये तो हो जाएगा NH3 प्लस और नीचे क्या हो जाएगा बच्चे, SO3 माइनस, तो ये भी कौन सा आयन है, ज्विटर आयन है। तो ऐसे डाइपोलर आयन जो अल्फा एमिनो एसिड बनाते हैं, या एक सल्फेनिलिक एसिड याद कर लेना, ये डाइपोलर आयन बनेगा, जिसकी वजह से उसमें एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अगर इनका नंबर इक्वल है तब तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, अगर एसिडिक ज्यादा है तो एसिडिक होता है, बेस अमीन ज्यादा है तो क्या होता है, बेसिक नेचर होती है। एक ऐसा ही पॉइंट आया, देखो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, पढ़िए इसको, pH at which there is no net charge on the amino acid molecules, अमीनो एसिड मॉलिक्यूल पे कोई नेट चार्ज नहीं होगा जिस pH पे, thus it does not migrate to any electrode, तो किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ उनका माइग्रेशन
नहीं होगा, मतलब ये कोई भी प्लस माइनस शो नहीं करेगा। तो कोई भी भाई प्लस ज्यादा शो करेगा तो एनोड मतलब माइनस की तरफ चला जाएगा, माइनस ज्यादा शो करेगा प्लस, कोई माइग्रेट नहीं होगा। तो इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? आइसोइलेक्ट्रिक। अलग अलग अमीनो एसिड्स के लिए अलग अलग पीएच है, किसी के लिए 6.8 है, किसी के लिए 4 पॉइंट समथिंग है, इस तरह किसी के लिए 10 पॉइंट समथिंग भी है। ठीक है, उसी से डिसाइड होता है कौन सा बेसिक है, कौन सा एसिडिक है, कौन सा न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये पीएच का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और ज्विटर आयन दोनों के बारे में आपको नॉलेज जरूरी है। पेप्टाइड लिंकेज मैंने बता दिया था, अमीनो एसिड्स के अंदर CONH बॉन्ड होता है। प्रोटीन में आपको मुझसे ज्यादा पता है, फाइबरस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, तो किस तरह का होता है, बस एग्जांपल आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लीजिए। केराटिन, मायोसिन और कोलेजन, ये तो कौन से में आते हैं? फाइबरस प्रोटीन में आते हैं। इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन, फाइब्रोनोजन, मुझे तो प्रोनाउंस करने में नहीं आ रहे बच्चों, क्योंकि बायो के वर्ड्स जो होते हैं ना, आपके बायोलॉजी के तो वर्ड में पढ़ भी नहीं सकता हूँ, बहुत सारी जगह मैंने देखा है कई बार, क्योंकि बायो कभी देखा नहीं ना। तो ये एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, ये एग्जाम्पल आपको ये बताएंगे कि कौन सा फाइबरस प्रोटीन होता है, कौन सा ग्लोबुलर प्रोटीन। ये क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट है फाइबरस प्रोटीन, तो अब क्या करें? तो ऑप्शन याद होंगे तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। तो सॉफ्ट टारगेट होता है, लेकिन थोड़ा सा याद करने को। मेरे बेसिकली बायो के बच्चों को आपको सबको याद भी है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। ये तो एक लीनियर होता है। इसमें क्या होता है? लीनियर थोड़ा सा फोल्ड होते हैं। तो इसमें कौन सी बॉन्डिंग से होते हैं? फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड। ठीक है, एच बॉन्डिंग की वजह से होता है। फिर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? टर्सरी। और फाइनली जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा उसके अंदर, तो उसको कौन सा स्ट्रक्चर बोलेंगे? क्वाटरनरी। इनमें आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो, बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होता नहीं है। तो ये इसमें बस पूछ सकता है कि अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड जो होते हैं, इनमें क्या होता है? तो इनमें एच बॉन्डिंग की वजह से ऐसा होता है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, दो एग्जांपल से समझ लीजिए बस, कर्डिंग ऑफ मिल्क और बॉइलिंग ऑफ एग। एग को जब बॉयल करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है तो वो बिगड़ता है। आपने एंट्रोपी में पढ़ा था, याद होना चाहिए। बॉइलिंग ऑफ एग, तो बॉइलिंग ऑफ एग में ये पूछा जाता है कई बार। बॉइलिंग ऑफ एग में किसी ने पूछा कि डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो देखिए, एंट्रोपी हमेशा सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड की सबसे कम होती है, लिक्विड फिर गैस की सबसे ज्यादा होती है। तो आप एक बात देखिए ध्यान से, बॉयल कर रहे हैं एग को, तो हमारे को प्रैक्टिकली ये देखा हुआ होता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको सबको पता होता है कि जो लिक्विड पार्ट होता है एग का, वो येलोइश पार्ट, वो क्या होता है? सॉलिड में बन जाता है जब उसको हीट करते हैं। तो बच्चों लगता तो ऐसा नहीं कि लिक्विड से सॉलिड में बदला है, एंट्रोपी क्या हुई होगी? कम हुई होगी। लेकिन नहीं, जबकि एंट्रोपी क्या होती है? इसमें इंक्रीज होती है। एंट्रोपी रैंडमनेस का मेजरमेंट है। तो यहां डेल्टा एस लिखना पड़ेगा आपको पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव हुआ? बिकॉज स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का डिस्टर्ब होता है, डीनेचर्ड होता है। तो डीनेचर्ड में बताया क्या? देखिए, व्हेन प्रोटीन जो सब्जेक्ट टू फिजिकल चेंज लाइक चेंज इन टेम्परेचर और पीएच, द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिस्टर्ब्ड। जो बॉन्डिंग है उसकी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो अनफोल्ड होकर आएंगे। और फाइनली अपन ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड बट 1 डिग्री स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। तो सेकेंडरी और टर्सरी 1 डिग्री में बदल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर बिगड़ा है उससे, पुराने से जो अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था उससे खराब हुआ है। तो एंट्रोपी क्या होती है? बढ़ती है। इसी तरह कर्डिंग ऑफ मिल्क भी डीनेचुरेशन का एक एग्जांपल है। प्रोटीन के कुछ टेस्ट है जो आप लैब में करते हो हमेशा, बायोरेट टेस्ट, जेंथोप्रोटिक टेस्ट है, नेनाइट्रिन टेस्ट है, जिनको याद कर लीजिए कैसा कलर देता है। सबने आपके बायो प्रैक्टिकल्स में करा होता है, तो कोई मुश्किल है नहीं। फाइनल पार्ट आता है इसका, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड देखिए, न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होता है? बेसिस होते हैं, शुगर होती है और फॉस्फोरिक एसिड होता है। दो तरह के हैं, आरएनए और डीएनए। एक्चुअली मैं अगर आपको ये बता रहा हूं ना, तो इसका मतलब ये मैं आपके साथ अन्याय कर रहा हूं, क्योंकि आप मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं, क्योंकि आप बायो के अंदर पूरे मास्टर हैं और बायो में आपने सब कुछ पढ़ रखा है। फिर भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो शुगर और बेसिस, शुगर डी राइबोस इसमें होती है और इसमें 2 डीऑक्सी राइबोस इसमें होती है। ठीक है, डीएनए में दो तरह के बेसिस होते हैं, प्यूरिन बेसिस और पिरिमिडीन बेसिस। ये नाम लिखे हुए हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। यहां पर है यूरेसिल, थायामिन एंड साइटोसिन। कई बार ये क्वेश्चन आता है डीएनए में कौन कौन से होते हैं, तो मैंने वो भी लिख दिया है।
एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, ये तो क्या होते हैं, दोनों में होते हैं, कॉमन है। बस फर्क कहां आएगा, थायामिन जो होगा टी वाला वो तो किस में होगा, सिर्फ आरएनए में, और यूरेसिल जो होगा वो किस में होगा, डीएनए में होगा, राइट। और इनके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स होते हैं, जिनको आपको तो पूरा बनाना आता है, पूरा बॉन्डिंग करनी आती है, तो कोई प्रॉब्लम आपको तो है नहीं। तो ये डीएनए आरएनए के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया है। आरएनए की टाइप्स है, फंक्शंस के बेस पे बताई गई है, आप सभी जानते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टी, राइबोसोमल और क्या है, मैसेंजर और ट्रांसफर आरएनए। तो इनके फंक्शन के बेस पे आरएनए को क्लासिफाई करा हुआ। विटामिन्स देखिए, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल, दो तरह के होते हैं। तो वाटर सोल्यूबल कौन कौन से हैं, बी एंड सी, ये वाटर सोल्यूबल है। तो इन विटामिन्स को क्या होता है, रेगुलर सप्लाई थ्रू डाइट नीडेड। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन से इनकी रिक्वायरमेंट बॉडी को कंटिन्यू रहती है, क्यों, क्योंकि वाटर सोल्यूबल यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होते रहते हैं, बाहर निकलते रहते हैं, तो अपने को रेगुलरली रिक्वायर्ड होते हैं। जबकि ए डी ई के ये क्या रहते हैं, बॉडी में स्टोर रहते हैं, ठीक है ना। वैसे तो एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई है, मैंने फिर भी आपके लिए एक टेबल बना दी है कि विटामिन ए, रेटिनॉल, थायमिन, राइबोफ्लेविन, किसका क्या नाम है, जैसे विटामिन सी होगा, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, किनके क्या क्या नाम है। वैसे नाम जनरली पूछते नहीं है, लेकिन दो तीन के याद रखना, इनके सोर्स क्या है और इनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीज, जैसे देखो विटामिन सी तो क्या हो सकता है, स्कर्वी हो सकता है, विटामिन डी तो क्या हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है। तो ये सब आपको बहुत अच्छे से आता है। ये टेबल आपके पास एनसीईआरटी में भी है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको आप कभी भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये विटामिन की टेबल है। तो ये हमारा टॉपिक था बायोलॉजी में, बायोलॉजी का जो टॉपिक होता है बायोमॉलिक्यूल्स। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसमें भी बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, इसमें भी अपने को बस एग्जांपल्स याद करने हैं। जैसे किसी ने बोला इक्वेनिल, इक्वेनिल इज एन एग्जांपल ऑफ सोडियम बेंजोएट। व्हाट इज सोडियम बेंजोएट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोडियम बेंजोएट, सैकरिन, सुक्रालोज, ये क्या है, ये पता करना है। तो वो मैंने आपके लिए कलेक्शन बना दिया है। देखिए ड्रग्स जो होती है प्रिवेंशन में, डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में काम आती है डिजीजेस के। कीमोथेरेपी जनरली कैंसर की थेरेपी में काम आने वाली थेरेपी को कीमोथेरेपी बोलते हैं, लेकिन वैसे केमिकल्स को यूज करके कोई भी इन्फेक्शन पार्ट को या उसको इन्फेक्शन को दूर करने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी, ठीक है ना। एंटासिड, ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, पता है ना किसमें आता है, इनो में आता है आपके। 3 मिनट में काम शुरू, देखा है ना आपने हेड। तो वो ये होता है, इसका मतलब ये नहीं कि ओवर ईटिंग करते रहिए और आप इसको डाल के खाते रहिए, नो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कुछ और हाइड्रोक्साइड्स, बेसिकली हाइड्रोक्साइड है, बेस है। ये क्या करेंगे, जो एक्सेस एसिड होता है उसको क्या कर लेते हैं, न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, लेकिन ये कॉज पर काम नहीं करते हैं, कॉज को नहीं हटाते हैं। तो एंटासिड अलग चीज है। अब एंटीहिस्टामिन आएगा, एंटीहिस्टामिन क्या करेंगे, वो उसके कॉज को भी क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। मतलब जो एसिड का एक्स्ट्रा सिक्रेशन हो रहा है उसको कंट्रोल करेंगे। वो कौन कौन है, जैसे रेंटिडीन है, सिमेटिडीन है, ये ब्रोमोफिन है, टमिन है, ये सब आपको नाम याद कर लेना है। ये एंटीहिस्टामिन होते हैं। एंटीहिस्टामिन आप समझते हैं ना, बॉडी जो आपकी एलर्जी वर्ड जो आपने सुना होता है, एलर्जी क्यों होती है, क्योंकि बॉडी क्या कर लेती है, किसी चीज को दुश्मन मान लेती है। तो वो जब आपके अगेंस्ट काम करना शुरू करेगी बॉडी उसके, तो फिर वो एलर्जी की फॉर्म में आपको नजर आएगी, ठीक है ना। जैसे कई बच्चों को आपने आजकल सुना होगा वीट एलर्जी होती है, कई छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिसको मिल्क एलर्जी होती है। तो मिल्क मतलब उसको थोड़ा सा मिल्क भी देते ही उनके रेड स्पॉट्स हो जाते हैं। ऐसे ही वीट एलर्जी होती है तो उनका स्टोमक खराब रहता है हमेशा ही। तो उन लोगों को जिनको एलर्जी होती है वो पर्टिकुलर चीजें कभी नहीं खानी होती है, क्योंकि इनका अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो फिर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि एलर्जी लंबे समय तक रहेगी तो बॉडी, इसका मतलब प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, तो एक्स्ट्रा वर्क कर रही है मतलब उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो ये एंटीहिस्टामिन्स होता है। ट्रैंक्विलाइजर्स, नाम से ही पता लग रहा है, आपने सुना होगा डिस्कवरी पे जानवरों को एक इंजेक्शन लगाते हैं जब वो अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। तो ट्रैंक्विलाइजर मतलब बेहोश करने का काम करता है उनको। तो यहाँ बेहोश का मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है वो स्ट्रेस रिलीज करता है। स्ट्रेस रिलीज करेगा
तो रिलैक्स कर देगा बॉडी को, रिलैक्स कर देगा तो ज्यादा डोज हो जाती है तो नींद आ जाती है उससे, ठीक है। तो ये क्या करता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, इरिटेशन, एक्साइटमेंट एंड इंड्यूस सेंस ऑफ वेलबींग, अच्छा करता है मतलब, ठीक है ना। तो इसमें बार्बिट्यूरेट्स होते हैं, ये बार्बिट्यूरिक एसिड का डेरिवेटिव है, कोई वेरोनल है, वैलियम है, ल्यूमिनल है, सेरोटोनिन है, वैलियम वगैरह आपने देखा होगा, जो नींद की स्लीपिंग पिल्स आती हैं वो भी इन्हीं नाम से आती है। तो ये सब हिप्नोटिक ड्रग्स हैं बेसिकली, ठीक है। अब देखिए, लो लेवल ऑफ नॉर एड्रेनलिन इज कॉज ऑफ डिप्रेशन, ये कारण पूछ सकते हैं किसका लेवल होता है लो। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आजकल ये कुछ एंटी डिप्रेसेंट यूज किए जाते हैं, इक्वेनिल है, आइप्रोनियाजिड है, फिनाइलजिन है, तो इनको आप नाम याद कर लीजिए, अच्छे से नेम ही है। ये किसका एग्जाम्पल है यही पूछा जाएगा, आप बता देंगे। एनाल्जेसिक दो तरह के होते हैं, नार्कोटिक्स और नॉन नार्कोटिक्स। पेन रिलीवर होते हैं नार्कोटिक्स, मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, ये क्या होते हैं, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हैं ये। लेकिन ये क्यों यूज की जाती है, ये हाई क्वालिटी पेन के लिए। हाई क्वालिटी पेन तो समझ गए ना, कार्डियक पेन है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन है, कैंसर को हटाया उसके बाद का पेन है, लेबर पेन है जैसे चाइल्ड बर्थ में होता है। तो ये क्या होता है, बड़े पेन होते हैं थोड़े, तो उनको बॉडी को सहन करना मुश्किल होता है, तो उससे पहले ये दिए जाते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक डोज और एक कंट्रोल्ड वे में दिए जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है जो आजकल ये वही ड्रग्स हैं जो दुष्ट लोग लेते हैं, ठीक है ना, मैं दुष्टी बोलूंगा उनको, आप भी वैसे बोलिए, ठीक है ना। तो ये वो ड्रग्स हैं जो ड्रग एडिक्ट लोग लेते हैं, ये हैबिट फॉर्मिंग है, ये इनकी आदत पड़ जाती है, कुछ दिनों तक रेगुलर ले लो इनको तो फिर इनके बिना रहा नहीं जाता है और पूरी जिंदगी खराब हो जाती है इनसे। तो हमें स्टूडेंट लाइफ में स्पेशली इनसे बच के रहना होता है, क्योंकि आजकल तो क्या होता है, इतना जमाना इतना सही नहीं रह गया अब कि हर जगह भी ये सब चीजें अवेलेबल है, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। तो लेकिन इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप पे कंट्रोल करके, ठीक है। अगर आप लाइफ को 2-3 साल अच्छे जीना चाहते हैं तो इनको यूज करिए, लाइफ खत्म हो जाएगी। अगर आप फुल लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं तो एटलीस्ट ड्रग्स या कोई भी चीज हो उन सब से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ को बिल्कुल खत्म कर देंगे, ठीक है ना। नॉन नार्कोटिक्स ये कम पेन होता है, जैसे हेडेक है, बैकएक है, उनमें काम आता है, जैसे एस्प्रिन हो गया, आइबुप्रोफेन है, पैरासीटामोल है। इनमें से कुछ देखो बच्चों, एंटीपायरेटिक भी है, एंटीपायरेटिक मतलब फीवर कम करने वाले भी है, एस्प्रिन से भी कम कर सकते हैं, पैरासीटामोल से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनको भी आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों काम करते हैं, पेन रिलीवर भी है प्लस एंटीपायरेटिक भी है। प्लस एस्प्रिन का तो एक और बड़ा रोल है, ये ब्लड को क्या करती है, ब्लड को थिन करती है। तो कौन से पेशेंट को, कार्डियक पेशेंट के लिए भी यूज की जाती है, रेगुलर दिया जाता है, जिनको एक बार हार्ट अटैक वगैरह हो जाता है हार्ट, तो उनको ये दी जाती है ताकि ब्लड उनका थिन रहे, जिससे कि क्लॉटिंग वगैरह कम हो, तो ये उसमें भी काम आती है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स दो तरह के होते हैं, बैक्टीरियोसीडर और बैक्टीरियोस्टैटिक। इनमें देखिए बच्चों, ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनिबिट करते हैं या उनको खत्म करते हैं, ठीक है ना, तो किल बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो ये जैसे पेनिसिलिन है, ये बहुत सारे ऑफ्लॉक्सिसिन है, बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं। इसमें कैटेगरी वाइज आपको एग्जांपल याद कर देना, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोएम्फिकिनोल, ये सब कौन से एग्जांपल है, बैक्टीरियोस्टैटिक के, और ये बैक्टीरियोसीडल के एग्जांपल है, ठीक है। इसी तरह एक और कैटेगरी बनाई गई है, नैरो स्पेक्ट्रम एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन से होते हैं, जो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में से किसी एक को ही क्या करते हैं, किल करते हैं। जबकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होंगे, बोथ नैरो स्पेक्ट्रम, सॉरी बोथ कौन से वाले, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, दोनों को ही किल कर देते हैं, वो कौन से होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं। तो ये एक कैटेगरी भी है, इसमें एनसीईआरटी में भी एग्जांपल लिखे हैं, मैंने भी आपके लिए एग्जांपल लिख दिए हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लो। ये कई बार आता है, पेनिसिलिन जी, ये एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, और ये एमिफ्लिन और एमोक्साइलिन जो हैं, ये कौन से हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो इनको आप याद करें। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट दोनों में क्या फर्क है, एंटीसेप्टिक लिविंग टिश्यूज के लिए और डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं वो किसके लिए होता है, फ्लोर, टॉयलेट, उनको क्लीन करने के लिए। जर्म्स को क्या करते हैं, दोनों का काम एक ही है, लेकिन वो हार्मफुल होता है डिसइंफेक्टेंट लिविंग टिश्यूज के लिए, इसलिए एंटीसेप्टिक दिए जाते हैं। एंटीसेप्टिक के नाम याद कर लो बेटा, जो मैं इंपॉर्टेंट बताता हूं। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, डेटॉल। डेटॉल किसका मिक्सचर है, ये डेटॉल लिखा हुआ मैंने, अल्फा टर्पिनियोल और क्लोरोजाइलिनॉल, इनका कॉम्बिनेशन है, कई बार आता है ये क्वेश्चन,
ठीक है, डिटॉल को याद करिए। दूसरा आगे देखिए बिथिनॉल, ये भी 2-3 बार आया हुआ है नीट के एग्जाम में। द कंपाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड बिथिनॉल। इसमें क्या करता है, जो जितनी अपनी सोप्स होती है ना, साबुन वगैरह आती है घरों में, उनमें एंटीसेप्टिक के रूप में इसको मिलाया जाता है। आजकल आता है ना कि ये इससे जर्म्स 99% किल हो जाएंगे, इससे ये हो जाएंगे, तो उसमें यही मिलाया हुआ होता है, ठीक है। आयोडीन एक पावरफुल है, तो एक टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं, तो 2 से 3% सोल्यूशन इन अल्कोहल वाटर आयोडीन का, उसे बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। बाउंड्स को क्लीन करने में उनमें काम में आता है। ऐसे आयोडोफॉर्म है, वो भी क्या, एक एंटीसेप्टिक है बाउंड्स के लिए। बोरिक एसिड जो है आइज के लिए, ये थोड़ा माइल्ड है, तो ये आइज के लिए एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो ये कुछ नाम है जो एनसीईआरटी में भी लिखे हुए हैं, यहां भी लिखे हैं मैंने, इनको जरूर याद करके जाना बच्चों। लास्ट टाइम की स्टडी में इनको जरूर इन्वॉल्व करना होता है, क्योंकि इनके क्वेश्चंस आपको सीधे मार्क्स देते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, राइट। डिसइंफेक्टेंट, ये लिविंग टिश्यूज पे नहीं होते, फ्लोर है, ड्रेनेज सिस्टम है, टॉयलेट वगैरह में काम आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं, जैसे एनसीईआरटी में भी आपके क्वेश्चन आता था कि फिनॉल जो होता है कम परसेंटेज में, तो वो किसका काम करता है, एंटीसेप्टिक का, लेकिन थोड़ी ज्यादा परसेंटेज ले दो तो वो किसका काम करता है, डिसइंफेक्टेंट का। ये याद कर लेना है, ठीक है। ऐसे देखो, क्लोरीन इन द कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 to 0.4 ppm इन एक्वा सॉल्यूशन एंड सल्फर डाइऑक्साइड इन वेरी लो कंसंट्रेशन आर डिसइंफेक्टेंट। ये एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सबको पता है एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, ओके। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स हैं, बर्थ कंट्रोल आज की बड़ी समस्या है। आज अपने देश की, चाइना की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है उसका कंट्रोल कैसे हो, तो उसके लिए कुछ एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स यूज करी जाती हैं जो बर्थ कंट्रोल करती है। ये देखिए बेटा, नॉरेंथिंड्रोन, और ये 2 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन है, और यहां पे देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ विद प्रोजेस्टेरोन है। तो ये दोनों चीजें आप पढ़ लेना, एस्ट्रोजन और इन दोनों का कॉम्बिनेशन से ये बनता है। ये दोनों ड्रग के नाम आपको याद होना चाहिए, कहीं लिखा आ जाए तो आपको बता देना है दीज आर एंटी फर्टिलिटी ड्रग, ओके। एंटी मलेरियल, ये वैसे अपनी बुक्स में नहीं दिया गया है, लेकिन क्लोरोक्वीन, पहले के देखो चिंकोना एक ट्री होता था, उसको यूज किया जाता था मलेरिया के लिए। ये क्लोरोक्वीन डाइफॉस्फेट एक होता है, बहुत सारे नाम से आती है, लेरिगो है या कोई भी, मार्केटेड नेम तो अलग अलग है, लेकिन उनका सॉल्ट जो होता है वो होता है क्लोरोक्वीन फॉस्फेट। तो ये एंटी मलेरियल है, ठीक है। केमिकल्स इन फूड, फूड में अपन कौन से केमिकल्स यूज करते हैं, तो देखिए बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी एस्पार्टेम, सैकरीन, सुक्रालोज, एलिटेम, दीज आर ऑल आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं ये क्या करते हैं, कैलोरीज लो। देखिए 2 तरह से काम करते हैं, एक तो ये बहुत ही लो कैलोरी होते हैं, ठीक है। लो कैलोरी है तो एक तो उन लोगों के लिए जो क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्शियस होता है अपनी बॉडी के प्रति, पतले दुबले रहना चाहते हैं, मतलब ओबेसिटी इज अ डिजीज इटसेल्फ, अपने आप में डिजीज, उससे बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं। तो लोग आजकल थोड़ा ज्यादा अवेयर हुए हैं, देखते हैं ना अपन फिल्म इंडस्ट्रीज में लोग बहुत स्लिम रहना चाहते हैं। इसी तरह हम लोग भी आजकल क्या करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं ताकि मेंटेन रखते हैं ना अपने आप को, तो वो लो कैलोरी फूड लेना पसंद करते हैं। जैसे शुगर वगैरह में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं, तो उसको अवॉइड करके ये कुछ जिनको बोलते हैं ना शुगर फ्री, वो आता है, वो है, सब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं। तो एस्पार्टेम 100 टाइम स्वीटर है, ये डेटा याद करना, क्योंकि कई बार ये डेटा आ सकते हैं। सैकरीन 500 टाइम, लेकिन सैकरीन के साइड इफेक्ट ज्यादा हैं, तो इसलिए आजकल सैकरीन को यूज नहीं करते हैं। सुक्रालोज आजकल वाइडली यूज किया जा रहा है, 600 टाइम स्वीटर है। और एक देखो एलिटेम 200 गलत दिख दिया उन्होंने, 2000 टाइम है, सॉरी कितना है, 2000 टाइम। तो अब देखिए बच्चों, इनकी क्या करते हैं, एक एक ड्रॉप या एक एक टैबलेट्स होती है इनकी, वो डाली जाती है, चाय बनाई उसमें डाल दिया, तो मीठा तो हो जाता है लेकिन कैलोरीज नहीं आती उतनी, ठीक है। तो ये डायबिटिक पेशेंट के लिए तो बेस्ट है ही, प्लस कैलोरी कॉन्शियस लोगों के लिए भी क्या है, ये बेस्ट है। तो एस्पार्टेम एक ऐसा है जो अच्छा है, लेकिन कोल्ड फूड के लिए सिर्फ, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर ये जो है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। एलिटेम अब 2000 टाइम स्वीटर देन कैन शुगर है, तो सबसे बेस्ट तो ये होना चाहिए, ये लेना चाहिए। लेकिन इसकी शुगर को अपन कितना डालेंगे, थोड़ा सा भी डालेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसकी शुगर के लेवल को जो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, दैट्स वाई इसका भी यूज कम है। तो मेनली जो आजकल यूज किया जाता है सुक्रालोज है। तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं जो फूड में कैलोरी को कम करते हैं, ओके। फूड प्रिजर्वेटिव में नाम याद कर लीजिए, टेबल सॉल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल, सोडियम बेंजोएट मेन याद है, सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। ये क्या करते हैं, फूड को स्पॉइलेज से बचाते हैं, माइक्रोबायल ग्रोथ उसमें होने नहीं देते, फंगाई वगैरह आ जाते हैं ना उसमें, तो
जो पैकेज फूड आजकल तो बहुत ज्यादा चल रहा है, तो उन सब में एक परमिसेबल लिमिट में ये फूड प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं जो फूड को स्पॉइलेज से सेव रखते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट है, ये नाम याद कर लेना बस 2-3। ठीक है, जो क्या होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन को अवॉइड कराते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट भी क्या करते हैं आजकल बॉडी को फिट रखने में, इनका भी एक बड़ा रोल है। सोप एंड डिटर्जेंट, सोप आप जानते ही हो, स्टेरिक, सिटेरिक, ओलेइक, पोमेटिक। ये क्या होता है, सैपोनिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें एक ग्लिसरेट होता है जिसकी रिएक्शन NaOH के साथ हीट किया जाता है, तो क्या बनता है RCOONA, ये सोप का फॉर्मूला है। ठीक है, प्लस वापस ग्लिसरीन बन जाता है। तो सोडियम कार्बोक्सिलेट है, ये सोप होती है, हार्ड वाटर में वर्क नहीं करती क्योंकि उसके साथ एक स्कम बनाती है, सभी बच्चे जानते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं, ये जनरली क्या होते हैं, सोडियम सल्फोनेट्स होते हैं, वो जैसे कार्बोक्सिलेट था तो ये क्या होते हैं, सल्फोनेट्स होते हैं। एनायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट एंड नॉन आयनिक डिटर्जेंट, इनके एग्जांपल्स मैंने लिख दिए बच्चों। सोडियम लॉरेल सल्फेट इस कैटेगरी में आता है, और ये देखिए सिटाइल ट्राइमेथाइल अमोनियम ब्रोमाइड कैटायनिक में आता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन पर ना तो चार्ज पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो वो ये सिटेरिक एसिड और ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बेसिकली जो बनता है वो नॉन आयनिक डिटर्जेंट होता है। आपको ध्यान देना होगा इस पे भी। और लास्ट में फिर अपना हमेशा की तरह वही, मैंने कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस दिए हैं, और बाकी आप टेस्ट सीरीज प्रॉपरली ऐप पे देख रहे होंगे, टेस्ट ज्वाइन कर लिए होंगे आपने, तो मॉक टेस्ट देते रहेंगे बेटा। जितने मॉक टेस्ट देंगे, जितना अच्छा काम करेंगे, उतना ही आपका रिवीजन बेस्ट होता जाएगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको सॉल्व करके इनके आंसर देख लीजिए। ठीक है, ये तीनों चैप्टर्स हैं, और वैसे इनके क्वेश्चंस आपको और भी मिल जाएंगे, और इनको बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। ये तीनों चैप्टर ऐसे हैं बेटा जिनको अवॉइड करके आप मार्क्स को ही लूज करोगे, तो इनको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। आज का जो 1 आवर का वीडियो है, इसको आप बिल्कुल सेव कर लीजिए अपने माइंड में, जब भी लास्ट टाइम जाएंगे तो इसको देख के जाएंगे, जिससे कि अपना जो भी क्वेश्चन आएगा उसको अपन तुरंत टिक कर देंगे और हम उसका बेनिफिट लेंगे। थैंक यू वेरी मच।